हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रसायन शास्त्र का जो दूसरा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, अम्ल भस्म तथा लवण। इसके तीसरे पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जिन्होंने पिछले दो पार्ट को नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछला पार्ट में यानी कि सेकंड वीडियो में हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में जाना था बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल के गुण के बारे में। ठीक है, और अम्ल और क्षार के गुण के बारे में जाना था कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं, इसके बारे में जान लिया था। और फिर ये क्या होते हैं, जो क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वा होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि अम्ल क्या होते हैं, विषैले होते हैं यानी कि पॉइजनस होते हैं, यानी संक्षारक होते हैं, है ना। ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं बच्चों, ऑक्सीकृत करके ये संक्षारक हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से हम लोग अम्ल और भस्म का पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, सूचक का इस्तेमाल किया था, है ना। सूचक का कि किस प्रकार से लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया था। जैसे ही लिटमस पत्र अगर डाला जाता है, अगर अम्लीय विलयन होगा तो वो क्या कर देगा बच्चों, लाल कर देगा, और अगर क्षारीय विलयन होगा तो नीला कर देगा। इसके बारे में जान लिया था। और ये इन सारे प्राकृतिक सूचक, लेकिन इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट बताया था लिटमस पत्र, हमेशा लिटमस पत्र ही से बारे में आता है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने लिटमस पत्र को थोड़ा सा देखा था विस्तार से कि लिटमस पत्र क्या है। ये एक थैलोफाइटा वर्ग का लाइकेन पौधे से निकाला जाता है जो गुलाबी रंग का होता है, और क्या करता है, अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला कर देता है। ठीक है, ये सब जान लिया था। उसके बाद फिर अम्ल और भस्म की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जाना था हम लोग कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ठीक है, दो मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। और उसके बाद फिर अम्ल जो है धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है ना। देखिए ये हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस। और बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यह क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया बच्चों, 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और 2 लाइनर यानी कि 2 अंक वाला क्वेश्चन में भी पूछा गया आपका। उसके बाद धातु के कार्बोनेट जो होते हैं, कोई भी कार्बोनेट यानी कि किसी भी धातु के साथ कार्बोनेट रहता है, या फिर धातु के बाइकार्बोनेट यानी SO3 रहता है, इसके साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या देता है बच्चों, हमेशा लवण देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। ठीक है, तो धातु के कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद फिर जो धातु के ऑक्साइड थे, किसी भी धातु का ऑक्साइड ले लीजिए, उसके धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या क्या करता है, लवण और जल देता है। यानी कि ये एक प्रकार की क्या करती है बच्चों, अम्लीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। मैंने कि कोई भी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो किस प्रकृति की होती है, क्षारीय, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये सब किस प्रकृति के होते हैं बच्चों, अम्लीय प्रकृति के, और ये हमेशा क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। तो ये सब इसको भी जान लिया था। उसके बाद फिर जो है अम्ल और भस्म की जल से अभिक्रिया जाना था कि किस प्रकार से अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊष्मा देता है बच्चों। और ये कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये बार बार पूछा गया आपका कि जल के साथ अम्ल की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसी प्रकार भस्म भी जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देती है बच्चों बड़ी मात्रा में। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और नोट के रूप में हम लोगों ने जाना था कि क्या है, कि कभी भी जल में हम लोग क्या, कभी भी अम्ल में जल में नहीं डालेंगे। ठीक है, यानी कि हमेशा जल में अम्ल डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि अम्ल तथा क्षार की प्रकृति शक्ति के बारे में, कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इसमें जाना था बहुत डीपली के साथ बच्चों। जिन्होंने नहीं देखे हैं पिछले पार्ट को तो अच्छी तरह से जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल को भी समाप्त कर दिया था, मैंने बताया था कि 14 तक होता है, स्पेशली 0 से लेकर के 14 तक है। और ये होता है मिड पॉइंट में, मैंने मध्य बिंदु 7 जो होता है ये उदासीन होता है, और 7 से कम इधर 0 तक यहाँ पर ये सब क्या अम्ल होगा, और 7 से लेकर के 14 तक ये जो होगा क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था कि पीएच किसको कहा जाता है ना। पीएच जो होता है लॉगरिथम का ऋणात्मक मान लिया जाता है हाइड्रोजन सांद्रण का। और यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना उसका आंसर क्या हुआ था, मतलब सेकेंड पार्ट में। चलिए लवण के बारे में आप हम लोग स्टार्ट करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी 2-3 चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ है लवण किसको बोलते हैं, यानी कि साल्ट किसको कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी अम्ल और भस्म को अभिक्रिया करा जाता है तो साल्ट यानी कि लवण और जल बनता है ना। पिछले पढ़ लिए हम लोग पिछले गुण में, अम्ल के गुण में और क्षारीय के गुण में। तो हमेशा लवण और जल मिलकर के क्या, ये अम्ल और भस्म मिलकर के क्या, लवण और जल बनाता है। तो ये जो बनता है बच्चों उदासीन, इसी को बोला जाता है लवण। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया करके बाद प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए HCl, और कोई क्षार ले लीजिए NaOH, तो इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, NaCl
NaCl प्लस जल बनेगा। तो ये जो बन रहा है, ये प्राप्त जल के अलावा जो चीज़ बन रहा है NaCl, ये आपका उदासीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लवण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। क्षार और अम्ल दोनों अभिक्रिया करता है, उसके बाद जो प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर NaCl प्राप्त हो रहा है तो इसको हम लोग लवण बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग आप ले सकते हैं किसी भी प्रकार से अलग अलग अभिक्रियाओं को। आइए अब हम लोग बात करते हैं लवणों का नामांकन किस प्रकार से करेंगे आप, यानी कि कभी अम्लीय लवण होगा, कभी क्षारीय लवण होगा, कभी उदासीन लवण होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लवण का नामकरण किस प्रकार से करेंगे, तो लवण का नामकरण जो है भस्म और जो अम्ल है इसके मूलक के आधार पर करेंगे बच्चों। ठीक है, इसके मूलक के आधार पर, यानी मूलक क्या है, अम्ल का मूलक क्या होता है बच्चों, अम्ल हमेशा जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, और वो जो है भस्म क्या होता है, OH आयन देता है। तो अम्ल में क्या होगा बच्चों, हमेशा जो है आपका H मतलब हाइड्रोजन रहेगा, और क्या बोलते हैं इसमें भस्म में जो बच्चों वहाँ पर क्या रहेगा आपका हाइड्रोक्साइड रहेगा, और लवण में तो उदासीन होगा तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आपका यहाँ पर सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है। आइए बात करते हैं बहुत ही डीपली के साथ थोड़ा सा लवणों को। तो लवण को मुख्यतः रूप से बच्चों तीन पार्टों में यानी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है उसका उदासीन लवण, यानी या फिर सामान्य लवण, यानी कि नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल साल्ट या उदासीन लवण, या इसको नेचुरल साल्ट भी बोला जाता है। वह लवण जिसमें H प्लस आयन तथा OH आयन न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन लवण या सामान्य लवण। ठीक है, अगर H प्लस आयन हो जाएगा तो वो आपका अम्लीय लवण हो जाएगा, और OH माइनस आयन हो जाएगा तो वो क्षारीय लवण हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नहीं रहे तो उसको बोलेंगे उदासीन लवण। ठीक है, साधारण भाषा में इस तरह से याद रखना है। तो हम लोग बोलेंगे वह लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन न हो उसे उदासीन लवण या सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, आसानी से याद रहेगा आपको बच्चों। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह से आपका हो जाएगा ये सब। उसी तरह से आपका और भी कर सकते हैं ZnSO4, उसके बाद CuSO4, इस तरह से आपका अलग अलग हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि OH और H नहीं रहेगा। तो उसके बाद अब प्रकार के बारे में दूसरा प्रकार है अम्लीय लवण। ठीक है, सबसे पहला उदासीन लवण हो गया या फिर सामान्य लवण, दूसरा है आपका अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अम्ल का जो मूलक क्या होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। वह लवण जिसमें अल्प मात्रा में H प्लस आयन, यहाँ पर अनुपस्थित नहीं बच्चों, यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है, अल्प मात्रा में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अम्लीय लवण बोल रहे हैं बच्चों। अम्ल मतलब कि यहाँ पर अम्ल हमेशा जल में घुल करके क्या देता है, H प्लस आयन देता है। तो यहाँ पर अगर अम्लीय लवण है तो यहाँ पर भी क्या होगा, H प्लस आयन होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो इसलिए यहाँ अनुपस्थित की जगह आप लोग क्या लिख लेंगे अपना नोट कॉपी में, उपस्थित हो, तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए सोडियम सल्फेट, तो ये सोडियम आपका है धातु, और देखिए बच्चों इधर क्या है, HSO4 है क्या, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं, देखो तो मौजूद, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है आपका। देखिए सोडियम, यहाँ पर देखो यहाँ पर है H2PO4 है कि नहीं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी हाइड्रोजन मौजूद है ना। तो इसको बोलेंगे, जैसे इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, कैसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे सोडियम, पहले धातु का नाम लेंगे सोडियम, हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 के लिए बच्चों डाई लगाया था, क्या लगाया था, 2 के लिए डाई, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ये सब हम लोग कार्बन चैप्टर में बहुत ही डीपली के साथ पढ़ेंगे बच्चों, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम डाई यहाँ पर हो जाएगा, तो सोडियम डाई फॉस्फेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 1 है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। और इधर कितना है, देखो तो हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर भी बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट, यहाँ पर सल्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर के यानी कि भास्मिक लवण के बारे में जानते हैं। तो इसको बोलते हैं बेसिक साल्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, OH उपस्थित रहेगा, क्या रहेगा, OH उपस्थित रहेगा। तो वह लवण जिसमें अल्प मात्रा में OH आयन उपस्थित हो उसे भास्मिक लवण कहते हैं। अगर H प्लस रहेगा बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अम्लीय लवण कहेंगे, और OH रहेगा तो भास्मिक लवण कहेंगे। H और OH दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो उसको हम लोग साधारण लवण या फिर आपका उदासीन लवण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका OH रहेगा तो देखो PbOH NO3 है कि नहीं, देखिए है बच्चों, यहाँ पर देखिए उसी तरह से BaOHCl है, यहाँ पर BiOH2Cl है, यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर, तो ये सारे में आपका क्या है, अल्प मात्रा में मौजूद रहेगा बच्चों। OH आयन जो होगा बहुत ही अल्प मात्रा में, तो इसको हम लोग बोलेंगे भास्मिक लवण यानी कि बेसिक साल्ट। आई थिंक आपको लवण का सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
आगे हम लोग अब बात करते हैं बच्चों लवण के प्रकार जो है इसको किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न लवण बनाने की विधि तथा उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार के लवण के बारे में जानेंगे और इसको किस प्रकार से निर्माण किया जाता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो सबसे पहला आपका साधारण लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो ये प्रकृति में सामान्य रूप से समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्र में जो जल रहता है बच्चों H2O, तो उसी से प्राप्त किया जाता है आपका ये साधारण लवण यानी NaCl, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। भारत में सोडियम क्लोराइड 95% आपका समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। अब आप लोग बोलेगा बच्चों कि समुद्र तो भारत में है नहीं, तो आप लोग को याद रहना चाहिए भारत के पश्चिम ओर और पूरब और दक्षिण साइड बच्चों आपका क्या है, समुद्र है। यानी कि आपका पश्चिम साइड आपका अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इस तटीय क्षेत्र में बच्चों पूरे क्षेत्र में आपका लवण का नमक का निर्माण हो जाता है। इसलिए भारत का जो है 95% जो है बच्चों वो आपका समुद्री जल से ही नमक प्राप्त कर लिया जाता है। भारत को आयात नहीं करना पड़ता किसी भी देश से, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले जो साधारण नमक का जो उपयोग है यानी कि NaCl का खाना बनाने के लिए, है ना। आप खाना बनाते हैं या घर में कोई भी खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब घर में जितना सारा चीज़ बनता है सब्जी उब्जी जितना भी चीज़ बच्चों, तो उसमें NaCl का ही उपयोग करते हैं साधारण रूप से। उसके बाद अचार का परिरक्षित करने के लिए, यानी कि अचार को ऑक्सीकृत करने से बचाने के लिए बच्चों, यानी कि अचार जो है उसको ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, साधारण लवण यानी कि NaCl का उपयोग किया जाता है। किसानों द्वारा खेतों में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, यानी कि किसान लोग क्या करते हैं बच्चों, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। कहाँ पर, खेतों में डाल देते हैं और वहाँ पर क्या होता है उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं, तो वो सारे कीड़े मकोड़े क्या हो जाते हैं उस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की वजह से मर जाते हैं सारे कीड़े मकोड़े। तो वहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, एक प्रकार से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है पेड़ पौधों को उसका नुकसान नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर किसान भी उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा NaCl का उपयोग। अब आप बात करते हैं हम लोग सेंधा नमक यानी कि काला नमक, ठीक है, इसको बोलते हैं काला नमक। तो इसे पृथ्वी के भूतल के अंदर से प्राप्त किया जाता है, यानी ये आपका पृथ्वी अर्थ तो इसके नीचे वाले सरफेस से प्राप्त किया था बच्चों, ठीक है, निकाला जाता है। जो काली मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, थोड़ा भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलेंगे इसको, ये इसे पृथ्वी के भूतल के अंदर से निकाला जाता है। जो काली मिट्टी के साथ क्या हो जाता है, थोड़ा सा संपर्क में रहने के कारण इसका कलर भूरा हो जाता है। अब बात करते हैं आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट, ठीक है, मिलाया जाता है, उसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। यानी कि जिसमें क्या हो, कोई भी साधारण नमक उसमें क्या मिला रहे, आपका पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे या पोटेशियम आयोडेट KiO3 मिला रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक कहते हैं, ठीक है। इसका हम लोग इसका सेवन जो करते हैं बच्चों, यहाँ पर सेवा दिया हुआ है, सेवा नहीं होगा, इसका सेवन जो है, इसका सेवन किसके लिए किया जाता है, ग्वाइटर रोग यानी कि घेघा रोग का उपचार करने के लिए किया जाता है बच्चों। अगर कोई भी सोडियम क्लोराइड का मतलब कि आयोडीन युक्त जो नमक इस्तेमाल करता है बच्चों, प्रयोग करता है खाने में, तो उसको घेघा रोग नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट के रूप में इसका सेवन करने से घेंघा रोग नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में है, आपको यहाँ पर नोट कर लेना बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 100% बार बार पूछा गया है कि घेंघा रोग होने का कारण क्या है या फिर घेंघा रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करके। तो आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा के बारे में, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे किस विधि के इसको बनाने का क्या है, किस तरह से इसको बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सबसे पहले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग ये बताइए कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो OH आ रहा है बच्चों, तो OH आ रहा है तो ये क्या होगा, हमेशा क्षार होगा, तो ये NaOH जो है क्षार है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसे क्या है, NaOH को इसे क्लोर एल्कली विधि द्वारा इसको क्या किया था, प्राप्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली यानी कि इसमें क्लोरीन और एल्कली विधि द्वारा यहाँ पर क्या किया था, इसको प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को देखिए दिया है, इसका विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड को यानी कि NaCl को जलीय विलयन में, जैसे उसको जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। वैद्युत अपघटन कराने पर, वैद्युत अपघटन मतलब कि उसमें क्या होगा, विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जैसे ही तो वो टूट जाएगा Na+ और Cl-, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यानी जो Na+ टूटा है ना बच्चों, तो वो जल का जो OH होता है ना, जल के OH के साथ जाकर के जुड़ जाता है, संयोग कर लेता है, तो वहाँ पर बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तथा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है यानी निकलती है। इस विधि को क्लोर एल्कली विधि कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली विधि कहते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा गया बच्चों, कलोड एल्कली विधि क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं, इसको पूछा गया है और इसका अभिक्रिया भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे NaCl को हम लोग जल में डालें और इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इसमें विद्युत धारा पास करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा बच्चों, Na+ और Cl-, यानी कि ये आयन में टूट जाएगा। आयन में टूटने के बाद ये फिर ये जो क्लोरीन होता है ना बच्चों, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन अपने ये इसमें कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि Cl2 के फॉर्म में आ जाएगा, और अपना ये जो दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो गेन किए थे वो दूसरे को दे देगा फिर वो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डोनेट यहाँ पर निकाल देगा अपने से, यहाँ पर निकाल लेगा, ये 2E हो गया। फिर यहाँ पर जो जल है वो जल भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा जल, H+ और OH- में टूटेगा, ठीक है, 2 भाग में टूट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये H जो टूटा है, ये H और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो था, ये लोग दोनों संयोग करेगा और संयोग करके क्या बना देगा, H2, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बना देगा, H2 बन जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा वापस से कि Na ऊपर का, यानी कि जो ऊपर में Na था ना, यहाँ पर टूटा था बच्चों, यहाँ पर NaCl जो टूटा था, यहाँ पर ये जो आपका Na है ये, अब ये Na जो है रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2, यानी कि हाइड्रोजन, जो यहाँ पर जल जो टूटा था H और OH में, तो ये OH और ये Na दोनों ये आप लोग यहाँ पर क्या करेगा, संयोग करेगा, जुड़ जाएगा और जुड़ के बना देगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह से इसका क्रिया पूरा हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या है कि सोडियम क्लोराइड टूटेगा Na+ Cl- में, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ और OH-, यहाँ पर क्या हो जाएगा NaOH। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से 3 चीज़ प्राप्त होता है बच्चों, एक तो सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, क्लोरीन भी प्राप्त होती है और हाइड्रोजन, यानी कि इस अभिक्रिया जैसे हम लोग इससे पास करते हैं ना बच्चों इससे, तो यहाँ पर क्या रहता है, मान लीजिए NaCl और इसमें क्या डाल दिया, जल, तो यहाँ पर हम लोग को देखिए NaOH तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन भी अलग हो जाएगा और जल का जो हाइड्रोजन था वो भी अलग हो जाएगा। तो हम लोग को 3 प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर, 3 प्रोडक्ट, एक मिल रहा है आपका हाइड्रोजन गैस, एक मिल रहा है आपका क्लोरीन गैस Cl2, और एक मिल जाएगा आपका NaOH। तो 3 प्रोडक्ट एक साथ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली क्या है बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन है यानी कि क्लोरो, और यहाँ पर जो NaOH जो प्राप्त हो रहा है NaOH, तो आप लोग को ध्यान देने बात योग्य ये है कि क्षार को बच्चों, क्षार को एल्कली भी बुलाया जाता है, क्षार को क्या बुलाता है, एल्कली। तो यहाँ पर इसी का नाम पड़ गया क्लोड एल्कली, क्लोड से यानी क्लोरीन और एल्कली यानी क्षार, तो इसको बोलते हैं क्लोड एल्कली विधि से प्राप्त करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 प्रोडक्ट क्या क्या मिल गया हमको, सबसे पहला मिला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो हम लोग को प्राप्त करना था कॉस्टिक सोडा यानी धोवन सोडा, और उसके बाद जो है आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिल गया, और उसके बाद क्लोरीन यानी कि Cl2 क्लोरीन गैस मिल गया। तो इनका अलग अलग उपयोग होगा तीनों प्रोडक्ट का। तो आइए अब इसका उपयोग हम लोग जान लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहला उपयोग क्या है कि इसका उपयोग साबुन बनाने तथा अपमार्जक में किया जाता है। किस प्रकार से साबुन बनाने में किया जाता है बच्चों, साबुन का जो फॉर्मूला होता है मैं बताया था आप लोग को, C17H35COONA। तो देखिए यहाँ पर Na धातु आया बच्चों, यहाँ पर Na, तो यहाँ पर NaOH से ही यहाँ पर Na यहाँ पर लाया जाता है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर बन जाता है आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर साबुन का फॉर्मूला है C17H35COONA। कागज़ बनाने में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग कहाँ, कागज़ निर्माण में, वहाँ पर फैक्ट्री में किया जाता है गलाने के लिए कागज़। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में जो है किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। किसका उपयोग बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो याद रहेगा आपको, इसका उपयोग पूछा जाता है बार बार, और क्लोड एल्कली बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। आइए अब हम लोग 3 प्रोडक्ट में से एक का बात कर ले, दूसरा है आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग है इसका बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है हैवर विधि में, हैवर विधि में अमोनिया गैस बनाने में, यानी कि हैवर प्रोसेस होता है बच्चों एक, और उसमें हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, हाइड्रोजन गैस का, क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है हैवर विधि में। वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी बनाने में, यानी कि किसी भी प्रकार के वनस्पति से अगर घी प्राप्त करना है तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जरूरी होना हो जाता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका 2 मेन आपको उपयोग याद रखना है हाइड्रोजन का। पहला है कि हैवर विधि में अमोनिया गैस प्राप्त करने में, दूसरा है कि वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी बनाने में, यानी कि घी प्राप्त करने में, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग, यानी कि किस प्रकार से क्लोरीन, 3 प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था तो 2 बात होगी आपका, ये आपका तीसरा है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो उपयोग होता है बच्चों, इसका उपयोग किया जाता है आपका विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl
Cl, इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। किसका? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है आपका। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है यानी विरेंजक चूर्ण का CaOCl और फिर यहाँ पर बाद में आपका Cl। तो देखिए Cl का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर Cl है कि नहीं यहाँ पर कंपाउंड में, है ना। तो यानी कि क्लोरीन का उपयोग जो है किसके बनाने में, किसके निर्माण में? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। कपड़े तथा कागज की विरंजित करने में, कपड़े तथा कागज को यानी विरंजित करने में, उसको क्या करने में बच्चों? विरंजित करने में, यानी कि उसको थोड़ा सा क्या होगा? गलाने में होगा। जल कीटाणु मुक्त कराने में, यानी कि जल में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग तो जानते हैं क्लोरीन का उपयोग किया जाता है बच्चों कि जब भी आती है, मतलब सरकार की ओर से बार बार आते रहता है बच्चों कि क्या किया जाता है कि कोई भी नलकूप होता है या कहीं पर भी जो आपका पंप सेट लगा हुआ रहता है जिसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? पहले पानी को मापा जाता है कि ये सही पीने योग्य है कि नहीं। अगर पीने योग्य नहीं रहता है यानी कि कीटाणु युक्त होता है, तो उसमें क्या क्या कर दिया जाता है? क्लोरीन गैस क्लोरीन की टिकिया गोलियाँ डाल दी जाती है और उससे क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर जो भी कीटाणु ये सब रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? पूरा क्लीन हो जाता है, मर जाते हैं और ये पानी जो है पूरा फिल्टर मतलब फ्रेश हो जाता है बच्चों। तो इसका उपयोग किया था किसमें? जल को कीटाणु मुक्त कराने में, यानी कि जल से कीटाणु को हटाने में। तो आई थिंक आप आज का सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहिए अच्छी तरह से मेहनत के साथ। हम लोग का टारगेट है बच्चों बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेन करना, किसी भी तरह से हम लोग को 85-90% हम लोग को गेन करना है बोर्ड परीक्षा में। तो लगे रहिए मेहनत करने के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।